अस्सलाम वालेकुम। रुपया आज इंटरबैंक में 203 रुपये 86 पैसे पे बंद हुआ है और अगर ये ट्रेंड चलता रहे और बगैर सपोर्ट के तो हम इसको संभाल नहीं सकेंगे। ना सिर्फ ये कि रुपये को नहीं संभाल सकेंगे बल्कि पूरा जो इकनॉमिक मॉडल है, हमारा पूरा सिस्टम जो है वो एट स्टेक है इस वक्त। रुपया जब नीचे गिरता है तो आपका पेट्रोल, अगर ये जितनी इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस चल रही हैं, $120 पे चल रहा है ब्रेंट। अभी आज की लेटेस्ट प्राइस ये है कि $120 पे। अगर $120 पे ही रहे और रुपया और नीचे गिर जाए तो हमें कीमतों में मज़ीद इजाफा करना पड़ेगा। और ये सूरत हाल इंटरेस्ट पेमेंट्स में भी है। जैसे जैसे रुपया नीचे गिरता है आपके गैर मुल्की कर्ज़ों का दबाव बढ़ता जाता है। और हर इंपोर्टेड चीज़, क्योंकि हमारी आप ओवरऑल मॉडल देखें तो हमने $30 अरब की बरामदात हैं अगर, तो उसके मुकाबले में $75 अरब, $75 बिलियन की दरामदात है। तो ये सस्टेनेबल सिचुएशन नहीं है और इसको संभालने के लिए हमें कोई आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करनी पड़ेगी। एक्सचेंज रेट क्या हो और पाकिस्तान को आगे लेकर कैसे चलना है, इसके ऊपर तफसील से प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ मैं करना चाहूँगा मारूफ माहिर कानून है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रुकन हामिद खान साहब से। हामिद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हामिद साहब, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उन शख्सियात में शामिल हैं जिनको कहा जा सकता है कि वो इंसाफ की खातिर या ट्रांसपेरेंसी लाने की खातिर या कानून का बोल बाला करने की खातिर पार्टी के अंदर आवाज़ उठाते थे, फिर आप पीछे चले गए। आज आपकी दोबारा इमरान खान से मुलाकात की खबर आ रही है, क्या अपडेट है? जी, बस इमरान खान साहब ने ख्वाहिश का इजहार किया था कि मुलाकात होनी चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है, कर लेते हैं। और फिर क्या हुआ उस मुलाकात में, क्या बातचीत हुई? मुलाकात में मैं अपने साथ कुछ और अपने पुराने जो साथी थे, जो हमारे बुनियादी अरकान थे, उनको भी मैं साथ लेके गया था। कौन कौन था आपके साथ? मेरे साथ ही अरशद दाद साहब थे, खालिद मसूद साहब थे, बख्तियार कसूरी साहब थे, सलीम जान साहब थे। सही, तो फिर क्या बात हुई इमरान खान से? बात तो खान साहब ने ही की। उन्होंने कहा जी कि आप जो कहते थे और मेरे जो इख्तिलाफात हुए थे वो जहांगीर तरीन और अलीम खान के रोल पर, कि इनको पार्टी में जो आप अहमियत दे रहे हैं और उनको सारे इख्तियारात दे रहे हैं, वो पार्टी के लिए बहुत ही गलत बात है और उससे पार्टी को बहुत नुकसान पहुंचेगा। और हमारे जो असली पार्टी कारकुनान हैं वो जो है उनको नज़रअंदाज करके ये इलेक्टेबल्स और इस तरह उधर के मुख्तलिफ वक्तों पर जो अपॉर्चुनिस्ट हैं उनको लेके आ रहे हैं इन द नेम ऑफ इलेक्टेबल्स। तो इस पर हमारा सख्त बुनियादी इख्तलाफ हुआ था। भारत सूरत उस वक्त इमरान खान साहब ने उनके साथ जाना जो था वो बेहतर समझा और समझा शायद ये इक़्तिदार की सीढ़ी बन सकते हैं। तो उस पर हमारा कई साल इख्तलाफ रहा। अब उन्होंने ये बात एक्नॉलेज की कि ये गलती थी कि हमने अपने असली पुराने साथियों को नज़रअंदाज करके ऐसे लोगों पर भरोसा किया और उन्हें आखिर में उन्हीं की साथ ज्यादती की है, अपने ग्रुप्स बना के ब्लैकमेल किया और अल्टीमेटली उनको बिट्रे कर दिया। तो इस बात को उन्होंने बड़े दिल से एक्नॉलेज किया कि हाँ गलती थी इन लोगों को अपने साथ एसोसिएट करना। सर, लेकिन एक चीज़ बताइए हमें साहब, आपने कहा कि वो जहांगीर तरीन के ज़रिए या उन लोगों के ज़रिए एक इक़्तिदार की सीढ़ी समझा उन्होंने, तो इक़्तिदार की सीढ़ी तो वो बने, वो लोग इक़्तिदार मिला इमरान खान को, तो अब वो क्या चाहेंगे कि वो अपना वो जो आइडियोलॉजी थी उस आइडियोलॉजी पे वापस जाएं या दोबारा इलेक्टेबल्स इलेक्शन के करीब उन्हें फिर ज़रूरत पड़ेगी, वो एक जनूबी पंजाब महाज बनेगा, उसके लोग उन्हें लेने पड़ेंगे, पंजाब से वो जीतने वाले घोड़े उन्हें दोबारा लेने पड़ेंगे? वो तो हमने पहले देखा, इमरान खान की सियासत का वो हिस्सा बनी चीज़ें। जी देखिए, बात यह है कि मैं ये कहूँगा कि इक़्तिदार की सीढ़ी वो नहीं बने, उनकी अपनी एक इमरान खान की पोजीशन और पॉपुलैरिटी थी, उसको इन्होंने इस्तेमाल किया हर सूरत। लेकिन ये है कि उनको जिस तरह से लेके गए हैं जिनके, तो वो इक़्तिदार जो भी मिला वो इक़्तिदार कोई इस काबिल नहीं था और जिनको एहसास है कि वो इक़्तिदार जो है वो बेबसी का इक़्तिदार था, जिसमें कि और जो थे वो असल में दे वर कॉलिंग शॉट्स। तो
तो मसला तो कोई फायदा नहीं हो सका। इवेंचुअली जब आप इस्टेब्लिशमेंट के कंधे पर चढ़कर इक़्तिदार लेते हैं तो फिर उन्हीं वही अपने कंधों से उठा के नीचे फेंक देते हैं। सर ये आपने बड़ा अहम जुमला बोला है, ये आपने बहुत अच्छा जुमला बोला है। मैं अक्सर कहता हूं कि अगर आप उनके कंधों पे चढ़कर आएंगे तो उन्हीं के कंधों पे वापस जाएंगे। ये सियासतदान हमारी बात मानते नहीं है। नवाज शरीफ आप कहते हैं वोट को इज्जत दो, लेकिन इक़्तिदार पाते वक्त ये बात नहीं कहते। जब इक़्तिदार से निकल जाते हैं तब नारा मारते हैं कि वोट को इज्जत दो। यही नारा अब इमरान खान मार रहे हैं। तो ये उनके कंधों पे आएंगे तो उनके कंधों पे जाएंगे। ये हमारे सियासतदान इस बात को सिर्फ उस वक्त कहते हैं जब इक़्तिदार से बाहर होते हैं, आते हुए नहीं ये बात कहते। जी जी, ये बदकिस्मती है हमारी, क्योंकि जब तक इस सिचुएशन को कन्फ्रंट नहीं किया जाएगा तब तक ये कुछ होता रहेगा। 70 साल से मुल्क में ये ड्रामा खेला जा रहा है। और ये बात बारहा खान साहब को मैंने बताई थी कि पाकिस्तान की तारीख का ये अलमिया है कि सियासत में लाए जाते हैं लोग, फिर उनको हटा दिया जाता है, फिर नए लोगों को लाया जाता है। जब तक कि हमारी सिविलियन लीडरशिप, पोलिटिकल लीडरशिप इस बात पर इकट्ठी नहीं होगी कि हमने आइंदा से एस्टेब्लिशमेंट की इंटरफेरेंस नहीं होने देनी, तब तक ये मामला चलता रहेगा। लेकिन बदकिस्मती से चल रहा। लेकिन हामिद साहब अभी भी आप इमरान खान के इर्द गिर्द देखिए, जो उनके तर्जमान हैं, जो उनके प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से साथ वो उनका मीडिया हैंडल करते थे, उनमें से कौन ऐसा है जो इस्टेब्लिशमेंट की नुमाइंदगी नहीं करता? मैं तो इस मामले में इमरान खान को एक डिफरेंट पर्सन देखा है एज प्राइम मिनिस्टर, और अभी भी मेरा नहीं ख्याल है कि वो उनमें बदली आई होगी। देखिए, ये तो वक्त ही बताएगा। जो आप हमारे हैं वी हैव टू, अंग्रेजी में कहते हैं लेट्स कीप द फिंगर्स क्रॉस। मैं कोई बात हतमी तौर पे नहीं कहता, लेकिन उन्होंने जो बातें की हैं उससे उन्होंने तासुर दिया है कि वो अब सोचने पे मजबूर हैं कि अब हम अपनी जो बुनियादी सोच के मुताबिक आइंदा से सियासत करें। तो होपफुली ऐसा करेंगे, मुझे उम्मीद है। बाहर सूरत आप अपना रोल क्या देखते हैं पार्टी के अंदर? हामिद खान का क्या रोल है, या इन लोगों का जो अरशद साहब हैं, खालिद साहब हैं, बख्तियार कसूरी हैं, इन लोगों का क्या रोल देखते हैं पार्टी के अंदर? आप लोग काम करेंगे मातहती में जो अभी ऑफिस बेयरर्स हैं, या आप लोगों के लिए कोई डिफाइन किया जाएगा नया रोल? देखिए, मैं तो कोई किसी किस्म का ऑफिस लेना चाहता ही नहीं हूँ। वैसे भी मेरे कोई एम्बिशंस नहीं है। और भी जो हमारे साथ साथी हैं उनका सिर्फ इस हद तक, वो सिर्फ चाहते हैं कि पार्टी की डायरेक्शन दुरुस्त हो जानी चाहिए। जो हमारा ओरिजिनल थॉट है उसके मुताबिक पार्टी चलनी चाहिए। हम में से कोई भी जो वहाँ थे उन्होंने किसी किस्म के ओहदे की ख्वाहिश का इजहार नहीं किया, ना किसी को ख्वाहिश है। हम तो सिर्फ पार्टी की डायरेक्शन जो है वो सही देखना चाहते हैं। तो उस हद तक तो हम कंट्रीब्यूट करने को तैयार हैं कि हम अपना जो विजन है, ये अपना जो नैरेटिव है पार्टी के लिए वो दें। आगे काम इनका है और कि उसको फॉलो करें और उस पर अमल दरामद करें। तो हम क्या कहें फिर, हामिद खान अपनी उसी पोजीशन में वापस आ गए जहां से दूरी पैदा हुई थी, बैक इन दी साइड? नहीं जी, बात ये है कि मैंने जो पोजीशन थी, मैं जैसे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, मैंने वो 2011-12 में छोड़ दी थी, जब शाह महमूद साहब आए थे और मैंने वॉलंटरली गिव अप की थी। मैंने उसके बाद कभी कोई पार्टी ऑफिस नहीं लिया, ना मुझे इस वक्त ख्वाहिश है। मैं सिर्फ पार्टी का जो आइंदा से जो अमल है उसको दुरुस्त देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ ये इंस्टीट्यूशन बन जाए जो हमने ओरिजिनली सोचा था जब हमने आइन लिखा था इस पार्टी के, इसके ऑब्जेक्टिव्स लिखे थे, जिस कमेटी को मैंने हेड किया था। मैं चाहता हूं कि इसको इंस्टीट्यूशन बनाया जाए। इसमें इंट्रा पार्टी इलेक्शंस रेगुलर इंटरवल्स पे होने चाहिए ताकि नई लीडरशिप इमर्ज करती रहे। वरना तो ये एक आदमी के इर्द गिर्द अगर घूमती रहेगी तो फिर उसके बाद उनके बाद तो फिर पार्टी जो है खत्म हो जाएगी। तो इसलिए बुनियादी बात एक ही है और उन्होंने एग्री किया कि मैं चाहता हूँ ये पार्टी जो है मेरे बाद थी एक पार्टी के तौर पर, एक नेशनल इंस्टीट्यूशन के तौर पे चलती रहे। लेट्स होप कि उस मामले में वो आइंदा से इस कमिटमेंट के साथ चलते हैं। सर एक लास्ट क्वेश्चन पूछ लूँ, सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे और जो तरमीम की गई हैं उसके मुताबिक अब पार्टी हेड्स बहुत पावरफुल हैं, लेकिन पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमातें नवाज शरीफ समेत, इमरान खान समेत, आसिफ जरदारी समेत एक
शफाफ इंतखाबी अमल अपनी सियासी जमात में नहीं करवा सकते। मेरे ख्याल में सबसे बेटर एग्जाम्पल अगर मैं दे सकूँ तो शायद जमात इस्लामी सबसे बेहतर मॉडल के साथ अपने आप को प्रेजेंट कर सकती है। आप तीनों बड़ी सियासी जमातों से तो कोई नहीं रखते कि जरदारी साहब रिस्क ले लेंगे किसी से इलेक्शन लड़ने, इमरान खान नहीं रिस्क ले सकते किसी से इलेक्शन लड़ने का, तो आप जमहूरियत की बात तो फिर कर ही नहीं सकते जब तक ये बुनियादी अमल का आगाज ना हो। देखिए, ये बुनियादी जिस तरफ आपने तवज्जो दिलाई वो बिल्कुल बुनियादी बात है। यही बात मैं हमेशा कहता रहा हूँ। एक दफा इंटर पार्टी इलेक्शंस भी कराए थे, काफी हद तक कामयाबी से करा लिए थे, नीचे के लेवल से लेकर अब तक। उसमें सैबोटाज किया था इन्होंने, यही जहांगीर तरीन और परवेज खटक और अलीम खान ने, और उनके खिलाफ कंप्लेंट्स आई थी कि इन्होंने उसमें मिसकंडक्ट किया है, और ये मामला गया था जस्टिस वजी साहब के ट्राइब्यूनल के सामने, और इन्होंने इनको उनके बारे में फैसला दिया था कि हाँ इन्होंने मिसकंडक्ट किया है, और उसके हवाले से उनकी रिकमेंडेशन ये थी कि इन तीनों चारों को पार्टी से निकाल दिया जाए। अब बदकिस्मती ये हुआ कि इमरान खान साहब ने बजाय कि उनके फैसले पर अमल दरामद करते, उनको जिनके खिलाफ फैसला था उनको तो बहुत अहमियत दे दी, और जिन्होंने फैसला दिया था उनको पार्टी से अलग होने पर मजबूर कर दिया। तो ये बदकिस्मती हुई है, और उससे पार्टी अपने रास्ते से हट गई। और तो मैं उम्मीद करता हूँ, बहरहाल ये इसके ऊपर दो राय हो सकती हैं कि शायद आइंदा भी ऐसे हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक और चांस देना चाहिए कि वो फिर सही रास्ते पर आ जाए और पार्टी को एक इंस्टीट्यूशन बनाने की तरफ मामला को लेके जाए, और ना सिर्फ इंस्टीट्यूशन पार्टी बने बल्कि उसके फैसले भी इंस्टीट्यूशनलाइज होने चाहिए, उस तरीके से होने चाहिए। अच्छा, आपको कहना चाहिए कि बेस्ट ऑफ लक, और ज़रूर कोशिश करिए, क्योंकि वो चीज़ है जो पाकिस्तान की सियासी बुनियादें मजबूत करने का बायस बन सकती है अगर आप कामयाब हो। तो हामिद खान साहब, मेरी तरफ से आपके लिए नेक ख्वाहिशात हैं। आप आगे आइए और अपनी इस आइडियोलॉजी के लेके पार्टी में आगे चलिए। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। इस टॉपिक पे भी बात करते हैं, सिर्फ एक और चीज़ कहते हैं फिर उस पर आगे चलते हैं। जनरल परवेज़ मुशर्रफ की वापसी के हवाले से मुख्तलिफ खबरें चल रही हैं, और ख्वाजा आसिफ साहब ने उसके ऊपर एक अच्छी ट्वीट की। उन्होंने कहा जो भी माजी था, लेकिन उम्र के इस हिस्से में उन्हें वापस आने और वक़ार के साथ अपने आखिरी ज़िंदगी का अयाम पाकिस्तान में बसर करने का हक़ मिलना चाहिए, कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। मुझे अच्छा जेस्चर लगा, क्योंकि 12 अक्टूबर 1999 को PMLN की ही हुकूमत थी जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब ने मिलिट्री टेक ओवर के नतीजे में हटा दी थी। तो उनकी हेल्थ के ऊपर उनकी फैमिली में मौजूद है तशवीश, लेकिन उनकी फैमिली ही ज़ाहिर है फ़ैसला करेगी कि कब वापस आना है। हमने इसके ऊपर ISPR से भी अपडेट जानने की कोशिश की कि शायद कोई इसके ऊपर अपडेट हो तो हम अपने देखने वालों के साथ शेयर कर सकें। तो ISPR का ऑफिशियल वर्जन है कि आर्मी चाहती है कि उनके फॉर्मर आर्मी चीफ जो है वो पाकिस्तान वापस आएँ इज़्ज़त के साथ, और इसके ऊपर जो हतमी फ़ैसला है वो उनकी फ़ैमिली ही करेगी, फ़ौज नहीं करेगी, ना हुकूमत करेगी, ज़ाहिर है उनके बच्चे करेंगे, उनकी फ़ैमिली करेगी कि उन्हें कब और कैसे वापस आना है। तो ये एक अपडेट था, आई थॉट कि आपसे शेयर करें। फिर आगे चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। बाद में हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हो रहे हैं सेनेटर मुश्ताक साहब, खुशामदीद सर, और डॉक्टर तारिक फजल साहब, आपको भी खुशामदीद। इसके अलावा कादर मंदोखेल साहब हमारे साथ हैं, आपको भी खुशामदीद। ये पार्टी वाला इशू बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, पहले इस पर बात कर लें, फिर मैं वो आपको डॉलर रेट की तरफ लेकर आता हूँ। आपकी मैंने जमात की मिसाल इसलिए दी कि बाकी बड़ी सियासी जमातें, ये बड़ी सियासी जमात के नुमाइंदे बैठे हुए, लेकिन ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि खुलेआम एक आज़ादाना इलेक्शन पार्टी में करवाएं। क्या वजह है इसकी? देखिए, आपने बहुत अहम इशू की तरफ तवज्जो दिलाए। मैं समझता हूँ हमारी सियासत क्यों कमज़ोर है, हमारी पार्लियामेंट क्यों कमज़ोर है, हमारी जमहूरियत क्यों कमज़ोर है। नॉन इलेक्टेड फोर्सेस या इस्टेब्लिशमेंट, या जिसको आप नया नाम न्यूट्रल कहते हैं, या माजी करीब में जिसको महकमा ज़राअत, महकमा मौसमियात, वो क्यों मजबूत है? इसके बहुत से वजूहात में से एक वजह हमारी सियासी जमातों के अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी का ना होना, दाखिली जमहूरियत का ना होना है। हमारी सियासी जमातें बदकिस्मती से फैमिली लिमिटेड कंपनीज़ बन गई हैं, फैमिली आउटफिट्स बन गई हैं, और वहाँ पे DNA की बुनियाद पे वो ओहदे मिलते हैं, मेरिट की बुनियाद पर नहीं। उसकी वजह से उसके अंदर जमहूरियत नहीं है। जब उसके अंदर जमहूरियत नहीं है तो उसके ऊपर पैराट्रूपर का कब्जा है, उसके ऊपर माइग्रेटेड बर्ड्स का कब्जा है, उसके ऊपर ATM मशीनों का कब्जा है। और वो सियासी जमातें कि जिन्होंने एक एकेडमी का काम करना था, कौम की तरबियत करनी थी और कौम को मुश्किलात से, बहरानों से निकाल के मंजिल की तरफ ले जाना था, वो दरअसल ख़ानदानों की
अफराद की शख्सियात की मफादात के लिए एक टूल और प्लेटफॉर्म बन गई। तो ये बहुत अहम इशू की तरफ तवज्जो दिलाया था और ये मैं समझता हूँ कि सियासी जमातों को करना चाहिए। दो बड़ी आपने वज़नी आरा सुनी, हामिद खान साहब की भी और मुश्ताक साहब की भी, आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मलिक साहब, जो सियासत होती है ज़ाहिर है ये मुख्तलिफ होती है। एक काम आप उस तरह करते हैं कि जो सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए होता है, जैसे तबलीग है। सियासत में अल्लाह की रज़ा बिल्कुल बहुत ज़रूरी है और होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ दूसरा लफ्ज़ एक साथ है पावर पॉलिटिक्स, यानी इक़्तिदार। इक़्तिदार की सियासत के लिए आपको जमात में एक मकबूल लीडरशिप की भी ज़रूरत होती है और ये एक मजबूरी होती है हर जमात की। अभी इमरान खान साहब की आपने बात की, हामिद खान साहब ने बड़ी अच्छी बातें की, मैं उन्हें अप्रिशिएट करता हूँ और उनकी तारीफ़ भी करता हूँ। लेकिन गुजारिश ये है कि मेरा दूसरा सवाल ये है कि क्या इमरान खान को अगर PTI से माइनस कर दिया जाए तो मुझे कोई एक ऐसा नाम बता दें जिस पर पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुत्तफ़िक हो कि ही कैन टेक ओवर आफ्टर इमरान खान। सर ये बात तो हो ही नहीं सकती ना कि इमरान को आप PTI से हटा दें। आपकी जमात का नाम ही PML नून है, वो भी नहीं हो सकता। लेकिन इतना भारी भरकम शख्सियत जिसके बगैर पार्टी ही आइडेंटिफाई नहीं हो सकती, वो पार्टी के अंदर मुंतखब क्यों नहीं हो सकता? मेरा तो ये सवाल है। नहीं, मुंतखब तो खैर होते हैं हर पार्टी के अंदर, वो जमहूरी तरीका नहीं है। नहीं, कोई जमहूरी तरीका नहीं, इंतहाई गैर जमहूरी तरीका। 5 साल में इलेक्शन होता है, जनरल काउंसिल का इजलास बुलाया जाता है। अब उसमें अगर मियां नवाज शरीफ साहब बतौर प्रेसिडेंट या मियां शहबाज शरीफ साहब बतौर प्रेसिडेंट अपने कागजात नामजदगी दाखिल करते हैं तो डॉक्टर तारिक अगर उनके मुकाबले में दाखिल कर भी देगा तो यकीनन मैं मुंतखब नहीं हो सकता। सर अव्वल तो उनके मुकाबले में आता ही कोई नहीं है। नहीं देख, आना ना आना और बात है। अनइलेक्टेड, आएगा भी मलिक साहब, आएगा भी। मैं यही अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मैं अपने कागजात या खड़ा होगा तो कोई अल्लाह देता खड़ा होगा जिसको पार्टी के अंदर भी कोई नहीं जानता। आप कहेंगे कि ये जी अलामती तौर पर डॉक्टर तारिक ने कागज जमा कराए हैं, ऐसे पता था कि मियां नवाज शरीफ साहब ने प्रेसिडेंट बनना है। गैर जमहूरी सोच की अक्कास है। नहीं, गैर जमहूरी नहीं। पहली बात मैंने आपसे ये की। दूसरी बात ये कि ओवरऑल अगर पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज़, डेमोक्रेसी, एवोल्यूशन की अगर आप बात करेंगे तो उसमें सबसे बड़ी रुकावट जो है वो रही है जो भी आपने जनरल मुशर्रफ साहब की, अल्लाह ताला उनको सेहत दे। ये जो शब खून मारे जाते रहे हैं ना, अब मैं बांग्लादेश का देख रहा था, बांग्लादेश के बारे में अभी जो खबरें चल रही हैं कि अब वो इकोनॉमिकली इंडिया और पाकिस्तान दोनों से स्ट्रॉन्ग हो गया है। क्यों? इसलिए कि उसमें तसलसल रहा है जमहूरियत में। ये बात आप ये कहें कि इस्तारा बन गई है, नहीं, ये हकीकत ये है कि अगर आपकी डेमोक्रेसी में शब खून ना मारे जाते और एक सर जमहूरियत के तसलसल में आपका रोल है। मैं इस मामले में कन्विंस हूँ कि जब तक आप रास्ता वो शेख रशीद कहते हैं ना, गेट नंबर 4 से आप पार्लियामेंट में आने का ढूंढेंगे तो तब तक आपकी जमहूरियत मजबूत नहीं हो सकती। मैं कादिर मंदोखेल साहब आपको भी गुफ्तगू में शामिल करूँगा। हमारी बड़ी सियासी जमातें और उनके लीडरशिप मकबूल है, मैं ये नहीं कहूँगा गैर मकबूल है। इमरान खान की मकबूलियत अनक्वेश्चनेबली उनकी पार्टी के तमाम लोगों पे भारी है, बहुत भारी शख्सियत है पार्टी के अंदर। नवाज शरीफ, इसी तरीके से जरदारी साहब। लेकिन पार्टी के अंदर इंटर पार्टी पोल्स क्यों नहीं हो सकते? एक बड़ा शफाफ तरीके से इंतखाबी अमल क्यों नहीं हो सकता? नदीम मलिक साहब, आपको किसने बोला कि हमारे अंदर नहीं होता है? हमारे अंदर लोग खड़े होते हैं, मुकाबला करते हैं। हाँ, अलबत्ता ये बात कब हुआ था कि बिलावल भुट्टो साहब के खिलाफ, देखो अभी हुआ था, पहले भी हुआ था, अभी भी होते रहे। देखिए सवाल ये कि ये चीज़ आप लोगों की जहन से क्यों नहीं निकल रही है कि पार्टी एक आदमी पे खड़े होती है। अगर मैं तहरीक इंसाफ की बात करूँ, आप इमरान खान साहब को उठा दे तो उसकी क्या हैसियत रह जाएगी? आप GUI से मौलाना फजल रहमान साहब को निकाल दो तो क्या हैसियत रह जाएगी? आप मुस्लिम लीग नून को मियां नवाज शरीफ साहब को निकालो तो क्या हैसियत रह जाएगी? छोड़िए हमारे पार्टी को। आप इंडिया में देख लें, जब कांग्रेस थी, राजीव गांधी का कत्ल हुआ, सोनिया गांधी साइड पे हो गई है, कांग्रेस का क्या असर हुआ? मजबूरन वापस इनकी बेटे को लाना पड़ा। फिर आप अमेरिका का देख ले, बुश जूनियर, बुश सीनियर, क्लिंटन, फिर उसकी वाइफ। मेरे भाई, ये एक सिंबल बन जाता है। आज भुट्टो के नाम से ये पार्टी मशहूर है 40 साल से, तो ये भुट्टो के नाम पे ही चलती रहेगी। आज मैं खड़ा हो जाऊंगा कि मैं बन जाऊंगा या मेरे पार्टी का दूसरा बन जाऊंगा, ये ख्वाब होगा। पार्टी मानती है तो सिर्फ और सिर्फ आसिफ अली जरदारी को पार्टी मानती है, तो बिलावल भुट्टो साहब को मेरी बात नहीं होगा और जरदारी साहब में और बिलावल भुट्टो में आपसे वजन ज़्यादा है तो वो जीतेंगे। आपकी पार्टी के लोग या आपके जो पार्टिसिपेंट्स हैं उस वोटिंग प्रोसेस के, वो उन्हें ही वोट करेंगे, आपको नहीं करेंगे। लेकिन एक शफाफ, मैंने आपको इंडिया और अमेरिका, देखे नदीम मलिक साहब, मैंने आपकी इंडिया की और अमेरिका की मिसाल भी दी है और फिर पार्टी की पाकिस्तान के अंदर पार्टियों को मिसाल भी दी है। आज हम क्यों को ले लें, हमारे ला के इख्तिलाफ, अल्ताफ़ हुसैन के नाम पर वो पार्टी बनी थी, अब अल्ताफ़ हुसैन के बगैर वो चला के दिखाए।
तो इसी तरह तहरीक इंसाफ, इसी तरह मौलाना फजल रहमान साहब की, नून लीग की। तो मैं कहने का सवाल है कि पार्टी का एक जो कायद होता है वो एक सिंबल बन जाता है, लोग उन्हीं पे एतबार करते हैं, उन्हीं को पूछते हैं। कादिर खान मंदोखेल या डॉक्टर चौधरी को नहीं पूछते। कहते हैं कि वोट को इज्जत दो, हम कहते हैं वोट को इज्जत दो ना, ये जमहूरियत का बुनियादी नारा है। तो उसके ऊपर पार्टी के अंदर नहीं, वो देखो, वो वोट का इज्जत नहीं हो। देखिए, मुझसे पूछ रहे सवाल या तारिक साहब से? जी, आप ही से सवाल है। देखिए, आप ब्रेक ले लें, ब्रेक वापस आते हैं, ब्रेक ले लें। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में आपको डॉलर रेट के ऊपर जिक्र किया कि 203.86 के ऊपर आज क्लोजिंग है और 189 पे इनको हुकूमत मिली थी, तो उस हिसाब से 15 रुपये उसमें मज़ीद ऐड हो चुके हैं। आम तौर पर PMLN ने इम्प्रेशन ये दिया था कि हम इक़्तिदार में आएंगे तो ये 10-15 रुपये रेट इसका मजबूत होगा डॉलर के मुकाबले में। अगर ऐसी सूरत होती तो इन्फ्लेशन नीचे आ जाती, लेकिन इन्फ्लेशन नीचे आने की बजाय ऊपर जाएगी, जा रही है और मज़ीद ऊपर जाएगी। ऑयल प्राइसेस की सूरत हाल वो हमारे सामने है और अगर रुपया मज़ीद गिरता जाता है या यहाँ पे भी खड़ा रहा, अगर स्ट्रेंथन नहीं होता तो हमारे ऊपर एक पेट्रोल बम मज़ीद गिरने वाला है। पहले 60 रुपये इजाफा करना मजबूरी थी, लेकिन अब अगर आप अपनी नालायकी से एक्सचेंज रेट को ना संभाल सकें और रुपया और नीचे गिरता जाए तो 10-15 रुपये अगर और एडजस्ट करने पड़ेंगे तो आपकी कोताहियों की सज़ा मिलेगी। आपको अपनी स्ट्रेटजी ठीक करनी पड़ेगी और वो दोस्त ममालिक या मल्टीलैटरल एजेंसीज़ जिनसे आपको फ़ॉरेन एक्सचेंज में कर्जे मिलने हैं, बशमूल चाइना जहाँ इस वक्त आर्मी चीफ गए हुए हैं, PTI को भी आप सब देखने वालों के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी जब हुकूमत आई थी तो इनको सऊदी अरब, चाइना, UAE, कतर से इमदाद से इनकार हो गया था और फिर हमें उस इदारे की मदद लेनी पड़ी थी जिसके सबब $10 अरब का पैकेज मिला था। तो शायद उसी एक्सरसाइज को एक दफ़ा दोहराना पड़ेगा। ये खुशाइंद नहीं है पाकिस्तान के लिए, मुश्किल है, लेकिन हमारे सियासतदान सिर्फ सियासत खेल रहे हैं, पाकिस्तान के मुस्तकबिल पर नहीं सोच रहे। हमने दो पैकेजेस तैयार किए हैं। जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे और महंगाई हो रही थी तो इमरान खान क्या कहते थे, और फिर अब शहबाज अगर वज़ीर आज़म है तो अब बाकी क्या कहते हैं। सुनिएगा पहले जब इमरान ख़ुद वज़ीर आज़म थे तो क्या कहते थे। ये सूरत हाल है, एक दूसरे की तरफ उंगलियां उठाएं, अपनी कोताहियां ना माने। मुश्ताक साहब आपसे आगाज़ करूंगा। ये बहुत सेंसिटिव इशू है। आपकी एक्सचेंज रेट के ऊपर आपका कंट्रोल कोई नहीं और महंगाई बढ़ती जा रही है। $75 बिलियन की इंपोर्ट्स है, हर चीज़ महंगी हो जाती है जब आपकी रुपया गिर जाता है। तो कोई स्ट्रैटेजी, हिकमत अमली कुछ तो हाथ में होना चाहिए। मैं भी ये सोच रहा था कि जो बजट है, इस बजट में यह बुनियादी स्ट्रेटजी होगी कि हम इस सूरत हाल से कैसे निकलेंगे। लेकिन मुझे बजट देख के बहुत मायूसी हुई। एक तो बजट के अंदर कोई आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग नहीं है। ऐसा ये जैसे किसी बंदे को 100 रुपये पकड़ा दिए जाए और ने कहें कि ऐसे 5 मतदात में इसको तकसीम करो, वो 100 एक को दे, 150 दूसरे, 300 दूसरे को दे, इसी तरह का कोई निज़ाम। एक तो ये है। दूसरी बात यह है कि गरीब आवाम जो हैं उनको आदाद शुमार से गरज नहीं है, उनको फौरी रिलीफ चाहिए। पेट्रोल में, डीजल में, गैस में, बिजली में, अद्वियात में और किचन आइटम्स में। न सिर्फ ये कि कोई फौरी रिलीफ नहीं है, बल्कि 750 अरब रुपए की पेट्रोलियम लेवी जो कम से कम 30 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमतों में इजाफे की खबरें, और ऊपर से वज़ीर ख़जाना कह रहे हैं कि IMF नाखुश है, हमें मज़ीद सख्त फैसले करने पड़ेंगे। तो दूसरी बात। तीसरी बात यह है कि देखें हमारे जो मईशत का बुनियादी क्या ट्रैक पे कैसे आएगा। आप खुद इस पर बहुत काम करते हैं, आदाद शुमार आपके पास होती हैं। देखें हमारे 2500 अरब रुपए जो हैं वो बिजली का सर्कुलर डेट है, 1400 अरब रुपए गैस का सर्कुलर डेट है, 128 SOEs हैं। मैं बजट देख रहा था, हम स्टील मिल के जो कर्जे हैं वो भी अदा कर रहे हैं और जो उन्होंने कर्जे लिए हैं उसका सूद है वो भी बजट में वो भी अदा कर रहे हैं। कोई उसका हल हमें नज़र नहीं आ रहा। एक तरफ ये चीज़ें, दूसरी तरफ बजट के साथ हुआ क्या। देखिए, एक तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजों की तनख्वाहों में 10% इजाफा किया। पाकिस्तान में इस वक्त सबसे ज़्यादा तनख्वाहें जज हज़रात की है। नंबर 2, KP हुकूमत ने उन्होंने अपनी जो अलाउंसेस और पर्सन प्रिविलेजेस एक्ट है उसमें तरमीम करके वज़रा और वज़ीर आला को हेलीकॉप्टर और जहाज़ मार्केट से किराए पे हासिल करने की इजाज़त दी। नंबर 3, हम जिस दिन बजट आए उससे 2 दिन बाद वज़ीर आज़म साहब ने 4 नए मामले खुसूसी भर्ती करके निसब सेंचुरी अपनी काबीना की पूरी कर ली। तो मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रहा। रुपया गिरता जाए तो महंगाई बढ़ेगी। कोई दुनिया की ऐसी साइंस नहीं है कि आप इसको चेंज कर सकें। आपके पास कोई हिकमत अमली होनी चाहिए कि बैलेंसिंग एक्ट के लिए, वो है ही नहीं है। देखिए मेरे साहब, जो अभी पिछले इमरान खान साहब के तकरीबन 4.25 साल दौर में बतदरीज जो हालात ख़राब हुए हैं और ये हर वक्त आप ये कहें कि सूरत हाल जो है बद से बदतर होती रही है, उसे अब ये कहें कि चंद हफ्तों के अंदर दोबारा अपनी उस 4 साल की पहले वाली पोजीशन पे लेके जाना तो ज़ाहिर मुमकिन नहीं है।
लेकिन जो शराइत तय की गई IMF के साथ, दीगर मालियाती इदारों के साथ पिछले 4 साल दौर में, आप एकदम उससे निकल भी नहीं सकते। स्टेबिलिटी आएगी इंशाल्लाह, और ज़रूर आएगी। और हमारी जो टर्म जो जितनी भी अभी इस वक्त रह गई है असम्बली की, इसमें ये चंद सख्त फैसले हुए हैं, इसका हमें खुद एहसास है। आवाम जो है इससे महंगाई के बोझ तले आए हैं, आवाम में इस्तराब है, लेकिन जब ये स्टेबिलिटी आएगी इंशाल्लाह और मुल्क जो है वो एक मजबूत और बेहतर मईशत की तरफ जाएगा, तो आप देखेंगे कि लोगों को रिलीफ भी मिलेगा इंशाल्लाह। अल्लाह करे मिल जाए हमारी ज़िंदगियों में, क्योंकि जो कुछ आप कर रहे हैं मुझे लगती नहीं है कुछ आई की खबर। कादर मंदोखेल साहब, आप बताइएगा, लोगों को फेस कर लेंगे जो सूरत हाल इकॉनमी की इस वक्त नज़र आ रही है, महंगाई की नज़र आ रही है, जो कीमतें पेट्रोल की हैं, कैसे ज़िंदा रहेगा कोई शख्स? और वोट लेने जाएंगे तो आपको क्या जवाब देगा? नदीम मलिक साहब, अगर आप इस हुकूमत को छोड़ देते, केयर टेकर के हवाले करते, क्या हालात बेहतर होता? क्या IMF केयर टेकर के साथ मुआहदे कर सकते थे? क्या IMF पेट्रोल की कीमतें कम, अब क्या केयर टेकर पेट्रोल की कीमतें कम कर सकती थी? हम ये जानते हुए कि आवाम नाराज़ होंगे, उसके बावजूद हमने रियासत पाकिस्तान को देखना था और हमने ये कड़वी जो है ना वो गोली निगल लिया। अब आपको ये भी पता है, मुझे पता है, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने भी इलेक्शन में जाना है, हमें पता है कि 2023 के इलेक्शन में हमने जाना है और ये आपके सवालात के जवाब ने अवाम को देना है। लेकिन मैं आपको बताऊं, एक आपके IMF के मुआहदे को रोकने से, जो ने नाजायज़ मुआहदे किए उसको ऑनर करने के लिए, और अगर हम नहीं करते तो आपका CPEC, आपका वर्ल्ड बैंक, आपका इस्लामी एशियन बैंक, आपका यूरोप, ये तमाम के साथ उसके साथ नती थे। अब मैं आपको दूसरा हवाला देता हूँ। जब पिछली हुकूमत ने सऊदी अरब से 4% सूद पे $3 अरब लिए सिर्फ अकाउंट में रखने के लिए, आपको उस मुआहदे का शिक्का पता है? आपके प्रोग्राम में भी मैं आया था, बहुत सारे चैनल में ये बात की, 72 घंटे की अल्टीमेट पे होती कि अगर 72 घंटे के अंदर हम ये इसको विड्रॉ कर सकते हैं और ये कह सकते हैं कि अगर आपने IMF का कोई मुआहदा तोड़ा या किसी और आलमी अदारे का, हम इस एग्रीमेंट से विड्रॉ कर देंगे। यानी इतनी शराइत कि जिसके हर, यानी ये सारे अदारे कहने का मकसद है ये इंटरलिंक है। अगर आप एक मुआहदे के साथ एक अदारे के साथ दगाबाजी करेंगे, दूसरा आपके ऊपर एतबार नहीं करेगा। हमने उनको ऑनर किए, जब ऑनर किया, इस ये जानते हुए कि अवाम नाराज हुई, ये जानते हुए हमने महंगाई के खिलाफ जिहाद किया था, लेकिन आप हमें देखेंगे आइंदा 3 से 6 महीने तक हम इसको आपको सेट करके देंगे, आप महंगाई पे काबू करके देंगे। और सबसे बढ़कर इसी हालात में हमने आटा 40 रुपए दे रहे हैं ना, आपको सामने पे है। इसी हालात में चीनी हम 70 रुपए दे रहे हैं, आपके सामने की बात है। आप यकीन करेंगे इसी हालत में इंशाल्लाह 3 से 6 महीने के अंदर ये डॉलर भी आपको कम करके दिखाएंगे और ये महंगाई भी कम कर दी। और ये जो अभी जो बजट है, इमरान नियाजी साहब तो कह रहे हैं कि ये बजट हाई नहीं सकता था, आ गया ना बजट, अरबों रुपए का पैकेज है ना उसके अंदर, डेवलपमेंट वर्क, सेहत, तालीम, सब चीजें मौजूद है। और फिर जो मोहतरम फरमा रहा है कि आपने जजों की तनख्वाह 10% बढ़ा दी है, पूरा जुमला नहीं कहता ये, हमने सरकारी मुलाजमीन के 10%, बल्कि 10% भी नहीं 100% एक लिहाज से कि मैं रेलवे यूनियन का सरपरस्त आला हूं, आज मुझे जो आदाद शुमार दे रहे थे, बेसिक जो तनख्वाह थे वो डबल हो गई है। आपकी जो पेंशनर है उनको तकरीबन 2 लाख से लेके 10 लाख तक फायदा हो रहा है। यानी ये इसी महीने के बाद जो लोग रिटायर हो रहे हैं उसके बाद, यानी आप ये समझ लो कि हमने हमेशा हमेशा के लिए जो हेडॉक बेसिस पे वो जो रेट बढ़ाते थे, हमने परमानेंटली बेसिक में उसको शामिल कर दिए। आप सिर्फ जजों का नाम क्यों ले रहे? मैं भी कहता हूं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एक ब्रेक ले लें, तनख्वाह नहीं पड़ना चाहिए। सही, ब्रेक ले लें जी, हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक ले लें। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। तारिक फजल साहब, कुछ स्ट्रेटजी नहीं होनी चाहिए कि कौमी असम्बली और सेनेट बैठे और इसके ऊपर बहस करें कि ये सूरत हाल है, एक्सचेंज रेट और इन्फ्लेशन के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसके ऊपर 10 दिन लगाएं, पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। बिल्कुल होनी चाहिए। और मलिक साहब, मेरा ख्याल है कि वाहिद हल भी यही है, बल्कि पिछले जो, चूँकि हवाला इसलिए देना पड़ता है कि मैंने जिस तरह कहा कि ये मसाइल जो हैं ज़ाहिर एक दिन में पैदा नहीं हुए, उसमें बतौर अपोजिशन के भी हम ये बात कहते रहे हैं कि इसके ऊपर बैठना चाहिए, इसके ऊपर बैठें। हमने अपनी अनकंडीशनल सपोर्ट भी दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने एक नेशनल चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की, आपको याद होगा, इनके टर्म के बड़े अवाइल में जो भी उनका पॉलिटिकल स्टेटमेंट था नेशनल चार्टर के हवाले से, लेकिन यहाँ आपको कंसेंसस डेवलप करना है एक पॉलिसी के ऊपर। हम इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। हम तमाम जमातें, ऑफ कोर्स जो बाकी जमातें पार्लियामेंट में मौजूद हैं वो तो आपके साथ एलाइज के तौर पर मौजूद हैं। हम तहरीक इंसाफ को भी ये कह रहे हैं कि बाकी तमाम सूबों में भी आप मौजूद हैं, सेनेट में भी आपके मेंबरान मौजूद हैं,
लेकिन अमरीकी साजिश जो है सिर्फ ये कौमी असम्बली में हुई है, कहा कि इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म है सिर्फ शहबाज शरीफ, बाकी सारे सही हैं। शहबाज शरीफ बर्दाश्त नहीं है, बाकी सारे बर्दाश्त बाकी सारे ठीक है। तो यहाँ पे भी आए, हम तैयार हैं बात करने के लिए और यकीन करें कि बड़ी फ़राग दिली के साथ, वसीउल कल्बी के साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बात सुनने के लिए और जायज़ बात मानने के लिए तैयार हैं। मैं गारंटी कर रहा हूँ आपको। मुश्ताक साहब से भी पूछना, मुश्ताक साहब 104 पे इसहाक डार ने डॉलर को रखा हुआ था, वो कहा जाता था कि बड़ी नामुनासिब पॉलिसी है, बरामदात नहीं बढ़ी हमारी, 25 अरब डॉलर पे थी, अब 30 अरब डॉलर पे चली गई, 5 अरब डॉलर बढ़ी हैं और रुपया 104 की बजाय 204 पे आज 100 रुपये का इजाफा किया हमने। देखें इस वक्त हमें कुछ पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स हैं 9 अरब डॉलर जी, बांग्लादेश के फॉरेन रिजर्व हैं 70 अरब डॉलर, इंडिया के फॉरेन रिजर्व हैं 670 अरब डॉलर। हमारा मसला ये, मैं जो पहले भी आपसे कहा कि हमारे यहाँ जो बुनियादी अमराज हैं उनको कोई हाथ नहीं लगाता। अब कादर मंदुखेल साहब ने तो ये कहा कि हमने तो 100% तनख्वाहों में इजाफा किया। भाई वज़ीर ख़जाना कहता है कि हमने 15% किया और उसके बारे में फैसला नहीं हुआ कि किस बुनियाद पे करें। वज़ीर ख़जाना खुद कह रहा है कि 11.7 जो है CPI इंडेक्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम 11.5 पे ले आएंगे और ये भी कह रहे हैं कि इसका भी इम्कान नहीं है, इसलिए कि मज़ीद महंगाई बढ़ सकती है। तो जो बुनियादी इशूज़ हैं उसको कोई छेड़ता नहीं है। बुनियादी इशूज़ क्या है ना, देखिए नंबर एक चीज़ ये है, आपकी डेट सर्विसिंग 4 ट्रिलियन है, सूद आप देते हैं, इस सूद से आप कैसे नहीं, आपका जो बजट का खसारा है वो 3.8 ट्रिलियन है और आपकी डेट सर्विसिंग आपकी 4 ट्रिलियन है। इसका मतलब आप कर्जे लेंगे ना, कर्जे तरक्की के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे, रोजगार के लिए इस्तेमाल नहीं होंगे, वो सूद की अदायगी के लिए इस्तेमाल होंगे, जो कि बोझ बढ़ेगा। दूसरा मसला आपका क्या है? दूसरा मसला आपका है आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट गैप है। अब इस बजट में उन्होंने कहा है कि हम एक्सपोर्ट को 30 अरब डॉलर से 35 अरब डॉलर, भाई कैसे ले जाएंगे? कोई रोड मैप है? कौन से डिपार्टमेंट उसको कोई खुसूसी आप रियायतें देंगे, कोई कंसेशन देंगे, कोई स्पेशल किस्म की उसको बूस्ट करेंगे? क्या होगा? कुछ नहीं। दुआ मांगेंगे सर। तीसरी चीज ये स्ट्रेटजी नहीं दी उन्होंने बजट में। हाँ, कोई करंट अकाउंट डेफिसिट जो है, जो आपका वो करंट अकाउंट डेफिसिट जो आपका है वो आपके ऊपर बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस पैदा कर लेता है। आप कशकोल लेके दुनिया भर में घूमते हैं कि भाई डॉलर 16-17 अरब डॉलर का इस साल एक्सपेक्टेड है और डॉलर दे 10 अरब डॉलर अकाउंट में। ये वो बुनियादी इश्यूज हैं जिसका बजट के अंदर कोई तस्करा नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि ये रूटीन की बुनियाद पे चलने वाला है। क्लोजिंग रिमार्क्स ले लें कादिर साहब, आपसे भी बिल्कुल एंड पे आ गए। मंदुखेल साहब, आप क्या कहेंगे? रुपए की कदर को संभालने का कोई तरीका है कि नहीं है? देखिए, पहले जो मुश्ताक साहब ने सवाल उठाया है 100% वाली, 15% हुकूमत ने बढ़ाई और बेसिक जब भी तनख्वाह बढ़ती है तो वो बेसिक, मिसाल के तौर पे बेसिक 5,000 है और तनख्वाह 1 लाख है। फॉर एग्जांपल अगर 100% हो तो 5,000 से 10,000 हो जाता है, लाख से 2 लाख नहीं होता है। बुनियादी बात, क्योंकि ये सारे पेंशनर के ऊपर ये सारी कैलकुलेशन मेरे सामने मौजूद है, मैं डिबेट कर सकता हूँ। और दूसरी बात ये कि देखिए हुकूमत, मैं दोबारा रिपीट करूँ, हमने 60 रुपये जो कौमी हुकूमत ने बढ़ाई है पेट्रोल पे, ये सोच के बढ़ाई है कि हमने आवाम को जवाब देना है। ये सोच के नदीम मलिक साहब आज सवाल कर रहे हैं मगर 1 साल बाद आवाम ने सवाल करना है। तो ये सोच के हमने कहा, क्योंकि अगर हम नहीं करते, हम ऑनर नहीं करते उस IMF के मुआहदे के जो पिछली हुकूमत दिखी है, हमें सारे आलमी अदारे जो है ना हमें वो हरी झंडी दिखा देते, हमें कुछ नहीं मिलता। लिहाजा हमने वो बढ़ाया, बढ़ाने के साथ साथ हम इंशाअल्लाह अगले 3 से 6 महीने अब आप उसको मैशत को ठीक करके दिखाएंगे, डॉलर को कम करके दिखाएंगे, महंगाई को कम करके दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका कादिर मंदुखेल, मुश्ताक अहमद साहब और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।